हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा। आज हम वीडियो क्लास 10th के लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। कल हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट कर लिए थे और साथ में सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल आपको दिए थे। तो आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा क्या है वो ध्यान से देखिए। कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ, आपको इसको समझना है, उसके ऊपर वर्क करना है, जैसे उसने कहा वो काम आपको करना है और बाद में आपको उसको द्विघात बहुपद में आपको इसको निरूपित करना है। मतलब एक द्विघाती समीकरण बना के आपको उसको छोड़ देना है। बाकी आगे आप गुणनखंड बनाना चाहो तो बना सकते हो, हालांकि इसने ऐसा कहा नहीं है कि गुणनखंड बनाओ, बाकी आप बना सकते हो। क्या है पहला सवाल, ध्यान से देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई आयताकार एक भूखंड है, कोई भू का खंड है, मतलब भू मतलब भूमि होती है, उसका कोई टुकड़ा है। क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। तो हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इस हिसाब से हमें काम करना है। मैं इक्वेशन बना बना के छोड़ूंगा, आपको इसके गुणनखंड अपने आप बनाने। अगर किसी बच्चे को इसके गुणनखंड ना बनाने आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आपको गुणनखंड बता दूंगा। जैसे जोड़ करे तो इतना और गुणा करे तो इतना, तो ये नंबर होंगे अगर किसी बच्चे को ना पता है तो देखो हम मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की पहले चौड़ाई मान लो बराबर x मीटर, ठीक है। इसके बाद माना आयताकार भूखंड की लंबाई वो इसके दुगने से एक ज्यादा है, इसका दुगना 2x हो गया, इससे एक ज्यादा मीटर। इसी तरह जो आयताकार जो भूखंड है का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्षेत्रफल पता होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आप इधर फार्मूला भी लिख सकते हो, जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई है आपकी 2x प्लस 1 गुणा आपकी जो चौड़ाई है वो x है बराबर 528। तो x की इधर गुणा करो 2x स्क्वायर, x की 1 से गुणा x और प्लस का 528 इधर आके माइनस का। तो लो भाई, मैंने एक द्विघात समीकरण तैयार कर दी है। आगे आपको इसको अपने आप पूरा करना है, आगे इसके गुणनखंड बनाने हैं और कैसे गुणनखंड बनाए जाते हैं वो आपको पता है। अगर फिर भी अगर आपसे, हालांकि क्वेश्चन में तो यही बोला गया है कि आप इसको द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, वो हमने कर दिया, पर आपको इससे आगे जाना है, आपको इसको पूरा करना है। और पूरा करने में क्या, वो गुणनखंड बच गए हैं, जोड़ करे तो एक है, गुणा करे तो इसकी इससे गुणा कर लो 1048। तो ऐसे फैक्टर अपने आप दिमाग में सोचने हैं और काफी सोचने के बाद भी अगर आपको कोई आइडिया ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो सर कि इसके फैक्टर बताओ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा अभी इसके ये फैक्टर, इसके ये फैक्टर, गुणनखंड। ओके, तो कोशिश आपको अपने आप करने की करनी है। इसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में बना है ये पार्ट। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें इन्हें ज्ञात करना है। क्या बोला देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है और इंटीजर और पूर्णांक में वो नंबर आते हैं जैसे कि सारे के सारे एक्यूरेट नंबर। अब आप कहोगे सर ये एक्यूरेट वर्ड आप क्या बोल रहे हो, एक्यूरेट का मतलब जैसे 1 2 3 4 पॉइंट वगैरह नहीं आते इसमें, लाख करोड़ अरब सब आएगा, जीरो भी आएगा, -50 भी आएगा, -50 लाख भी आएगा, पर 5/3 5.3 ऐसे नंबर जो है वो नहीं आते इंटीजर, जो कि पूर्णांक होता है।
और वो भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ये क्रमागत है। धनात्मक जानते हो प्लस वाले, तो ऐसे दो प्लस वाले पूर्णांक ज्ञात कीजिए और उनकी गुणा करें तो 306 आती हो। तो अब हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक जो पूर्णांक है वो x है। इसी तरह पहले के बाद दूसरा लगातार, तो आपको पता है x प्लस 1 होगा। 5 के बाद 6 आता है, तो 5 में एक जोड़ा तो भी 6 है ना। अब दोनों की गुणा, दोनों पूर्णांकों की जो गुणा है वो आपको 306 दे रखी है। तो दोनों की गुणा कर दो, आपको क्या दिक्कत है। तो x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। तो x की इससे गुणा x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 306 इधर आके माइनस का, फिर एक द्विघाती समीकरण बन गई है। आगे आपको इसके फिर गुणनखंड बनाने हैं, जो कि अपने आप करने हैं। जोड़े तो आए 1 और गुणा करे तो आई माइनस 306। तो इसका मैं बता देता हूँ, प्लस का 18 और माइनस का 17। जोड़ा तो एक ही आया और गुणा करके देख लो भाई, 7 8 56, असल में 5, 7 एकम 7 और 5 12, और ये 18 सीधा ही आ गया भाई। 6 2 और 8 10, असल में 1 और 1 2 और 1 3, क्या 306 ही बनाना था हमें। तो ये इसके फैक्टर तो मैंने बता दिए, थोड़ा और बता देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18x हो गया, माइनस का 17x हो गया, माइनस का 306 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 18। क्या कॉमन आ रहा है माइनस 17, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 कॉमन आ गया, तो x माइनस 17 बचा बराबर 0। तो प्लस का 18 बराबर 0 रखा, तो प्लस का 18 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। इसी तरह x माइनस 17 बराबर 0 और माइनस का 17 इधर आके प्लस का। अब इसने धनात्मक पूछे थे, तो माइनस 18 तो किसी भी एंगल से धनात्मक नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो। तो x का मान कितना आ गया 17। तो पहला पूर्णांक तो 17 हो गया, दूसरा 17 और एक कितना हो गया 18। तो इस तरीके से मैं कह रहा था आपको पिछले पार्ट में कि आपको पूरा आगे करना है। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, किसी बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा हो कि सर कैसे बता रहे थे और कैसे करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना है। आगे बोला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन है उसकी मदर है, उससे 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मान लो आज जो उनकी आयु है उससे 3 साल बाद जो उसकी आयु होगी और उनके पास गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, रोहन और रोहन की माँ में 26 वर्ष का फर्क है। ये मान लो रोहन अगर 10 वर्ष का है तो रोहन की माँ 36 वर्ष के 26 साल उससे बड़ी है। फिर इसने बोला कि आज से उनकी जो 3 साल बाद की जो एज होगी, जैसे रोहन की अंदाजा मान लिया 10 है तो 3 साल बाद 13 होगी, रोहन की माँ की 36 है 3 साल बाद 39 होगी, और उनकी गुणा करो आप तो 360 आता है। तो इस चीज को समझते हुए समीकरण तैयार करनी और बाद में रोहन की एज भी ज्ञात करनी। तो आप मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। इसी तरह माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु वो 26 साल बड़ी है, y मानने की जरूरत नहीं, तो x प्लस 26 वर्ष। अब तब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, आज अगर x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3। इसी तरह 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो वो हो जाएगी x प्लस 26, तो पहले थी 3 और जोड़ दो x प्लस 29 बस। दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल बराबर 360 है। कर दो भाई, x प्लस 3 और x प्लस 29 की गुणा की बराबर 360। तो x की x से गुणा x स्क्वायर
x की 29 से गुणा 29 x 3 की x से गुणा 3 x 3 की 29 से गुणा 87 29 की 87 और प्लस का 360 इधर आके माइनस का। तो एक तो हमारा एक्स स्क्वेयर है 29x और 3x हो गया आपका 32x और एक 87 में से 360 गया माइनस का 273। अब आगे गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद पार्ट नंबर जो 4 है और इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है वो बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आगे 4.3 की एक्सरसाइज आने वाली है उसमें भी आएंगे और प्लस ऐसे क्वेश्चन ये मान के चलो कि आप मैं लगभग हर बार या हर बार नहीं तो 2 सालों में एक बार पेपर में मैं हर बार इसको देखता हूँ। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है, मतलब 2 साल में एक बार इस तरह का क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला बना मैंने देखा है क्योंकि लगभग 11-12 सालों से मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ तो ये काफी सालों से मैं चीजें चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब 480 किलोमीटर उसने अपनी एक स्पीड बना ली, यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी और इस हिसाब से चलती जा रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो ऑब्वियस है अगर आप स्पीड कम कर देंगे तो टाइम तो ज्यादा ही लगना है। तो इसने ये कहा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मान लो पहले 60 चल रही थी अब 52 चलने लगी तो जो उसको सफर तय करना है 480 किलोमीटर का उसमें उसको 3 घंटा ज्यादा लगने लग गया है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या रेलगाड़ी अपनी चाल बदल रही है, एक चाल तो नॉर्मल स्पीड चल रहा है बाद में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। तो मैं इसको इस तरह से बोलूंगा, एक तो रेलगाड़ी की जो पुरानी चाल और एक जो नई चाल जो अपन ने चेंज कर दी है। तो अपन मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की पुरानी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। माना रेलगाड़ी की नई चाल 8 किलोमीटर कम कर दी है तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल। जो कुल दूरी है वो ऊपर लिख लो चाहे, वो है 480 किलोमीटर जो उसको तय करनी है, चाहे स्पीड कोई भी हो इतनी दूरी थी उसको तय करनी है। अब 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है, 3 घंटा एक समय है तो आप ऐसा करते हैं समय निकाल लेते हैं कि 480 किलोमीटर जो दूरी तय करेगी इन दोनों चाल से चलेगी तो उसको समय कितना लगेगा। तो पुरानी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। पुरानी चाल द्वारा चाल से 480, क्योंकि इतना तो करना है, इतना कुल दूरी है तो जाना ही जाना है। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 480 और बटा पुरानी जो चाल है वो x है। इसी तरह नई चाल से, अब जो नई चाल आ गई इससे दूरी तय करने में जो लगा समय है वो 480 बटा x माइनस 8, ये घंटे है, आवर्स, इतना घंटा लगा। अब आप बताओ ज्यादा समय किस में लग रहा है, नई चाल वाली में या पुरानी चाल वाली में। ये भी समय है, मान लो ये है 15 घंटा है, एक अंदाजा है, कोई मैंने वैसे नहीं बताया, ये 15 घंटे है। और अब नई जो चाल है उसमें स्पीड कम की है तो आपको पता समय तो ज्यादा लगेगा। अगर ये 15 है और 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है तो ये 12 है। समझ आ गई, एक अंदाजा मारा है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है 15 और ये 12 ही है। दोबारा से देखो, ये 15 और ये 12 क्यों है, 15 और 12 तो जस्ट एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हो। नई चाल में स्पीड हमने कम की है, कम स्पीड करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो मान लिया मैंने 15 घंटे लगेगा। इसी तरीके से पुरानी जो स्पीड चाल थी उसमें चाल ज्यादा थी तो समय कम लग रहा था, तो वो इसने बताया कि 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है, तो फिर ये 15 तो ये 12 है। समझ आ गया। तो प्रश्नानुसार तो इसमें से 480 बटा x माइनस 8 में से
480 बटा x माइनस कर दो, बराबर कितने घंटे का फर्क पड़ रहा है? 3 घंटे, क्योंकि ये भी समय है, ये भी समय है। अगर ये 15 है, ये 12, तो 15 में से 12 गया 3। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब कैसे हल करते हैं आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दोनों में एलसीएम आ गया, दोनों ही आ गए। इसको से बाकी x है तो 480 x, इसको से बाकी ये कटा तो 480 की x माइनस 8 से गुणा बराबर 3। ये आपका आ गया 480 x माइनस 480 x, और माइनस प्लस 0 आ गया। एक तो एक 8 8 64, असल में 6 आ गया, और 8 चौकी 32 और 6 38 आ गया। और बटे में भी गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। 480 x से 480 x कट, ये इसके आके गुणा में, तो 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसको इधर ले जाओ, प्लस का है, इधर आके माइनस का बराबर 0। तो वही बात द्विघाती समीकरण बनानी थी, वो तो हमने बना दी। अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, अब 3 से भाग कर सकते हो। ये आ गया x स्क्वायर, ये आ गया 8x, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, 0। ये आपकी द्विघाती समीकरण आगे जो हमें करनी थी। आगे आपको इसके गुणनखंड भी बनाने हैं, जो कि आपको अपने आप बनाने हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इनसे गुणनखंड नहीं बन रहे, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, कमेंट करना है सर इस पार्ट का आप मेरे को गुणनखंड बताएं। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा भाई इसका ये था, इसका ये था। और ये आज आपको घर से करके लानी है। सेकंड सम के 4 पार्ट है, और ये 4 पार्ट ना समझिए, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पता 6 नंबर तक का काम आ जाए। ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो दोनों की गुणा जो 336, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको देखनी है, और ये चारों के चारों पार्ट आपको घर से करके लाने हैं। और अगर आपके दूसरे चैप्टर के, जैसे मैंने जिस हिसाब से वर्क दिया था, तो टाइम दिया था, दूसरे चैप्टर के एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं। और आज आपको जो एग्जाम्पल करके लाने हैं वो एक्सरसाइज 4.1 के, कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, केवल 1 और एक आगे है, इसके बाद दो ही एग्जाम्पल है। दोनों के दोनों एग्जाम्पल भी आपको करके लाने हैं। एग्जाम्पल साथ साथ कर लोगे बेटा तो हम वर्क को कंप्लीट करते जाएंगे, और एग्जाम्पल एक बार छोड़ दोगे तो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा, जो कि हमें खुद को सेटिस्फाई नहीं होगा हमें। तो इसीलिए साथ साथ एग्जाम्पल करते जाना। अगर किसी चैप्टर के रह गए हैं, चलो उसकी भी कभी कोशिश करेंगे। अब रह गए तो उसके रह गए, अब जो चल रहा है उसका अपन पूरा करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 सेकंड नंबर सम पूरा करके लाना, और आज 4.1 के जो एग्जाम्पल है वो भी करके लाने हैं। थैंक यू।